गुड इवनिंग। सॉलिड स्टेट की न्यूमेरिकल सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे और आज ख़त्म करेंगे इस पूरी सीरीज़ को। फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर 2 टॉपिक पे अटका रहेगा, जिसमें एक है कंडक्टेंस या टाइप्स ऑफ कंडक्टर जो होते हैं आपके, उसमें ही हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा आपका है डिफेक्ट। बस ये 2 थ्योरेटिकल हैं, बस फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा और फिर हम अपने बाइनरी सॉल्यूशन वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बस ये मत देखो कि वीडियोस कितनी हो रही है, ठीक है, करते रहो, अपने कंफर्ट में करो, लेट के करो, सो के करो, मुँह धो के करो, बिना मुँह धोए करो, कैसे भी करो, पर करो ज़रूर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे इसमें, और इसके बाहर से भी नहीं आएगा, इतने ही न्यूमेरिकल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट, ठीक है, हुज मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास सिंबल लिख रहा हूँ मैं 2.7 × 10⁻⁻² kg पर मोल है। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है 2.7 × 10⁻⁻² kg पर मोल, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपकी तीसरी बुक हो रही है, 2 बुक हमने निपटा दी। क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फाइंड नेचर आपको जेड से पता चलेगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो और अभी करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में पहले पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा करना, चेक करना। चलिए आ गया आप, वेरी गुड। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो इस बार डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है, किस में है? केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, जनरली होती क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, पर आज किस में दे रखी? केजी पर मीटर क्यूब में दे रखी। चेंज करना है? सोचो, नहीं करो, बताओ क्यों? क्योंकि मास भी ग्राम पर मोल में रहता है, पर आज केजी पर मोल में है। तो अगर डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है तो मास भी केजी पर मोल में है, दोनों अपने सेम ही यूनिट में। दिक्कत क्या होती, चेंज कब करते? अगर ये ग्राम पर मोल में होता और ये केजी पर मीटर क्यूब में होता, या केजी पर मोल में ये होता और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता। पर आज दोनों फैक्टर सही है। हम बस एक काम करेंगे, एसआई यूनिट में मास लेंथ टाइम जो होता है, मास लेंथ और टाइम, या मोल भी, तो मोल तो रहता ही है एसआई में, मास केजी में होगा जो कि है। लेंथ का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, हाँ लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए जबकि पिको में है, तो वो चेंज करेंगे। ठीक है, और 10⁻³ नहीं लगाएंगे। 10⁻³ क्यों लगता है नीचे? सेंटीमीटर के लिए लगता है, पर आज तो मीटर से काम चलाना पड़ेगा। आज एसआई यूनिट में है ना सारी बात, केजी, मीटर, ठीक है, और मोल में। तो हम एक काम करेंगे, जेड निकालना है हमें। नेचर मतलब जेड से ही पता चलता है। पॉज कर लो, दोबारा आओ। चलिए वेलकम बैक। करो इसे, कैसे करोगे? डेंसिटी इज जेड × m अपॉन a³ × na लिख दिया। ठीक है, तो आपकी z की वैल्यू क्या हुई भाई? a³ और na रो के साथ जाएगा, तो रो × a³ × na। और अगर हम नीचे देखें, क्योंकि z के साथ m है, तो अब m कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। देखिए डेंसिटी आपकी केजी पर मीटर क्यूब में, याद रखना, तो 2.7 × 10⁻³ है। चलिए ए आपका पिको में है, तो इसे कम से कम मीटर में तो चेंज करो। तो पिको को मीटर में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं? 10⁻⁻12 लगता है। ठीक है, 10⁻⁻12 लगता है, तो ये मीटर में आ जाता है। क्योंकि केजी में है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एसआई में मीटर होता है, तो इसे मीटर में ही रहने देंगे। तो a³ की वैल्यू कितनी आएगी? 405 × 10⁻⁻12 का क्यूब। ठीक है, और साथ में na चल रहा है, na होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, फिर मास भी आपका केजी में है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी है? 2.7 × 10⁻⁻2 है। अब देखिए कितना आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं जेड की वैल्यू आएगी कितनी, क्योंकि मास भी 2.7 में और डेंसिटी भी 2.7 में, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 405 का एक बार क्यूब कर लेते हैं। 405 के क्यूब में फिर हम 6.023 मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, ये कुछ आ रहा है, उसे मैं लिखूँगा नहीं, अब मैं पावर देखूँगा। तो पावर मेरी कितनी है, यहाँ से आई देखो 10 की पावर यहाँ से कितनी आई, 12 3 जा 36, माइनस का 36, ये 3 है तो प्लस का 3, ये 23 है तो प्लस का 23, और साथ में माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2 बनेगा। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है। तो 23 प्लस 3 2 जा 5, 3 और 2 कितना 5 होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के हुआ 28, 23 प्लस 5 कितना हुआ 28, और 28 माइनस 36 अगर हम करें, या 36 माइनस 28 करें, तो आप बताइए कितना आ रहा है, आपका 8 आ रहा है। ठीक है, और माइनस का 8 आएगा। तो जनरली जो मेरी वैल्यू थी वो मेरी क्या थी, देख लेता हूँ एक बार मैं, ओह मिट गई, पर अब आप लोगों ने निकाली दी होगी, मैं एक बार जल्दी से निकाल लेता हूँ। 405, 10 की पावर -8 है ना, ठीक है, 405 मल्टीप्लाई बाई 6.023, और इसको डिवाइड करना है हमें 8 पावर से, 1 2 3, तो मेरा लगभग 4 आ रहा है जेड, नियरली इक्वल टू मेरा 4.001 आ रहा है। इसका मतलब हम इसे 4 लेंगे, और यहीं से हमें नेचर पता चल गया 4 किसका होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का होता है। तो आप FCC लिख दोगे इसे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलसी हाथ में रखो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, और फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि $200 ग्राम वाला शायद हमने करा था, नहीं करा था तो एक और बार कर लेंगे। शायद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन करा था, पर एक और बार कर लेते हैं, है ना। हमें बोल रखा एक एलिमेंट है, वो क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। एक एलिमेंट क्रिस्टलाइज कर रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, और दोबारा आप करिए, ऐसा नहीं कि ये करा हुआ है तो हम दोबारा नहीं करेंगे। आपको कितना आता है, अभी कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल करिए। तो 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ 4.12 इंटू 10⁻⁴ एटम्स, इतने हैं यहाँ पे। एंड डेंसिटी आपको दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको देखना चाहिए ये ग्राम में, ये ग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, दोनों केजी में ही थे। तो आपको एज लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक वाला फैक्टर आएगा, और क्यूब रूट आप खुद करना बच्चों, है ना। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो इसलिए आप क्यूब रूट खुद करना। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ध्यान से देखिए, आपको एक गिवन मास दे रखा 200 ग्राम, ठीक है, आपको डेंसिटी दे रखी, ठीक है, आपको FCC दे रखा, मतलब आपको Z की वैल्यू 4 पता है, आपको डेंसिटी पता है कितनी है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए, और आपको कुछ ये दे रखा है कि अगर हम पे 200 ग्राम होते हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे किसी एलिमेंट के, इतने होंगे 4.12 इंटू 10⁻⁴ एटम्स होंगे 200 ग्राम में। तो ये बात हमसे कोई नहीं छीन सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कंपाउंड हो, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, मतलब 6 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो वो हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि इन मॉलिक्यूलर मास, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, इतने ही होंगे। तो हमें अपना मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या आएगी, मॉलिक्यूलर मास के साथ ये 4.12 वाली टर्म रहेगी, और जब वो यहाँ से जाएगी मॉलिक्यूलर मास से तो डिवाइड में जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के साथ तो 4.12 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, और साथ में जो बाकी टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हुआ आपका किसके साथ, 200 के साथ, ये आपका हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ये कितना आएगा। देखिए 23 इसे सिंगल टाइम काटेगा तो नीचे 10 बचेगा, और
6.023 इंटू आपका 200 है और आप इसमें डिवाइड करेंगे 4.12, तो आपका 292.37 आ रहा है, 292.37 आ रहा है और नीचे आपका 10 है, ठीक है। हाँ नीचे 10 है तो आप पे आ जाएगा, ये एक और जाएगा तो 29.2 लिख लेते हैं इसे ग्राम पर मोल, तो मेरा आया 29.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे जब डिवाइड होगा। चलिए अब हमें ए निकालना है, तो ए के लिए तो हमें डेंसिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, और अगर मैं 10 के पावर -30 लगाऊंगा यहाँ पे, तो जनरली ये जो ए आएगा ये पिको में आएगा, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर हम पहले ही लगा चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाली जाती है तो ए क्यूब आएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब ऊपर गया, Z इंटू एम अपनी जगह है, रो नीचे आया, एन ए था और 10 की पावर -30 था, ये था। चलिए ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, फिर Z की वैल्यू हमें पता है FCC के लिए 4 होती है, मॉलिक्यूलर मास हमारा 29.2 आया, डेंसिटी हमारी 7.2 है, एवोगाड्रो की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हुई, और यहाँ पे आया आपका 10 की पावर -30, ठीक है बच्चों। मैं इसे सीधा लिखूँगा, आप लोग पे कैल्सी है, वेल एंड गुड, यू आर वेरी फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चुनेट, तो आप लोग इसे करेंगे। तो मैं आपको इसका वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ रही है। तो इसकी वैल्यू आपकी ए क्यूब की वैल्यू आ रही है इतनी, ज़रा चेक करिए, 26.968 इंटू 10⁻⁻24 आएगी, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। अब बस इतना आपका फ़र्क हो सकता है, पावर में फ़र्क होगा तो पॉइंट में भी फ़र्क होगा, नहीं तो आना इतना ही है। और जैसे ही मैं क्यूब रूट करूँगा इसका, किसका, 26.968 इंटू 10 की पावर -24 का क्यूब रूट करूँगा, मतलब 1/3 पावर करूँगा, ये आपका सेंटीमीटर में आया या पिकोमीटर में, फैक्टर लगाया, नहीं लगाया इन्होंने ना, फैक्टर नहीं लगाए तो इनका सेंटीमीटर में आ रहा है, और अगर हम फैक्टर लगाएंगे तो हमारे पिको में आएगा, ठीक है। तो चलो हम भी फैक्टर नहीं लगाते फिर, है ना, तो फिर एक तरह की सिमेट्री हो जाएगी, है ना, ऑफिशियल आंसर से हमें पता चल जाएगा, प्रेरित हो जाएंगे कि सही आ रहा है। तो जैसे ही मैं ये हटाऊंगा तो ऑब्वियसली है फिर -24 आएगा, क्योंकि 23 तो है ही, जब ऊपर जाएगा तो -23 होगा, और 1-2 जीरो यहीं से मिल जाएंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप ए निकाल रहे हो अब तो वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि अब आपने कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाया, ठीक है। मर्जी है आपकी, देखो आप लोगों पे कैल्सी है तो आप कैसे भी करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास क्या है, कैल्सी साइंटिफिक नहीं है और टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं बुक के हिसाब से चेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू आपकी इतनी आनी चाहिए जब आप सेंटीमीटर लगाओगे, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी अब किस में आएगी, आपकी सेंटीमीटर में आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो चीज़ें आई, एक तो है 26.9 लगभग 27 होगा, पर इसे 26.9 ही रहने दो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है यहाँ पे, और इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब रूट, और साथ में 10 की पावर -24 का भी हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, दोनों चीज़ों का क्यूब रूट होगा। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर ये 27 होता तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 26.9 है, तो 26.9 का क्यूब रूट कितना होगा, लगभग 3 से कम होगा, पर बहुत क्लोज होगा, है ना। तो लगभग आपका ए की वैल्यू 2.99 समथिंग आएगी, और -24 डिवाइडेड बाई 3 आपका -8 हो गया, तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। अब एक काम करिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है छोटी चीज़ को हम बड़ा कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 लगा देते हैं मल्टीप्लाई में। अब अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में हमें करना है तो हम 100 लगाएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये जो 2.99 चल रहा है, साथ में 10 की पावर -8 चल रहा है, इसके डिवाइड में आप 100 लगा लीजिए, तो ये अब आपका मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और ये 100 जो है, मतलब 10 का जो स्क्वायर है, ये 100 कुछ और नहीं है, 10 का स्क्वायर है, पहले सेंटीमीटर में था, मीटर में हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, तो आप पे आएगा 2.99 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 आ गया बच्चों, है ना। और ये सारा मीटर में चल रहा है। अब आप एक काम करिए, ये 2 जीरो भी इसे दे दीजिए, तो क्या होगा, 299 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा मीटर।
पर 10 के पावर -12 मीटर तो पिकोमीटर होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो जनरली हमारी जो ए की वैल्यू आई वो हमारी आई 299, और ये जो 10 के पावर -12 मीटर बना ये आपका पिकोमीटर कहलाएगा। तो आपका आंसर आएगा 299 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 299 पिकोमीटर आएगा। कैसे कन्वर्ट करा, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा, ये 2 जीरो भी ऊपर गए तो -10 बना, फिर पॉइंट उधर भेजा तो -12 बना, और -12 मीटर आपका पिकोमीटर होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलिए, आप लोगों पे कैलसी है, ठीक से करना इसे, है ना। एट दी एंड ऑफ दी या एट दी कमिंग ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन्हें करते कैसे हैं। अभी फ्लो के साथ चलो, ठीक है, शाबाश। चलिए एक और करते हैं। अच्छा, ये आप होमवर्क से करना कि सोडियम क्रिस्टलाइजेस, ये आप खुद करना होमवर्क से ना, इन लैटिस हुज एज लेंथ ए 430 पिकोमीटर दे रखी है, और मास ऑफ एन आपको दे रखा है 23। ठीक है, और डेंसिटी आपको दे रखी है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एन आपको पता होता है। फाइंड नेचर, नेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेचर कैसे फाइंड करोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे। जेड की वैल्यू 2 आई तो बीसीसी, 1 आई तो सिंपल क्यूबिक, और 4 आई तो एफसीसी। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार है ये, आप मुझे स्टार का आंसर मैसेज करके बताना कितना आया। ठीक है, 2 आया, 4 आया, 1 आया। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब वो करते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है, हमें क्वेश्चन ने कहा कि लिथियम जो मेटल है, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में। लिथियम मेटल जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, और इसकी जो डेंसिटी है लिथियम की वो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी, और मास दे रखा आपको लिथियम का 6.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो लिथियम क्रिस्टलाइज कर रहा है बीसीसी में, डेंसिटी इज 0.53 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 6.94। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब आपको ए नहीं कैलकुलेट करना, ए क्यूब ही कैलकुलेट करना है। ए नहीं कैलकुलेट करना, ए क्यूब पूरा करना है, वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और करेंगे कैसे इसे। तो गिवन हमें जो जो चीज़ें पता हैं वो लिख लीजिए, है ना। सीधा कैलसी से मत निकाले करो, गिवन लिखने की आदत डाले करो। ठीक है, नहीं तो तुम ही बोलोगे कि सर 3 मार्क्स का था, सर करा सारा है, मार्क्स मिले सिर्फ 1, तो वो गिवन के ही काटे उन्होंने। तो गिवन आप लोग लिखोगे, z की वैल्यू BCC के लिए 2 होती है, डेंसिटी आपकी 0.53 है, मॉलिक्यूलर मास आपका 6.94 है। फार्मूला लगाओ, डेंसिटी इज z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, और अगर आप 10 के पावर -30 लगाते हो तो आपका आंसर पिको में आएगा सीधा, और नहीं लगाते तो सेंटीमीटर में आएगा। जैसे आपकी मर्जी है वैसे करिए, है ना। मैं लगाऊँ ना लगाऊँ बात एक ही पड़ेगी। देखिए, हम हमेशा याद रखना, अगर आपने -30 लगा दिया है तो आपका आंसर जो आएगा पिको में आएगा, और नहीं लगाया तो सेंटी में आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ। ठीक है, चलो नहीं लगाते इस बार, पिछली बार लगाया था, हाँ इस बार नहीं लगाते, है ना। और हमें क्या चाहिए यहाँ से, ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ए क्यूब कितना बना, देखिए z की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू आपकी 6.93 है, रो की वैल्यू आपकी 0.53 है, और na की वैल्यू आपकी 6 इंटू 10 की पावर 23 है। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा ये a, क्योंकि आपने कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाया तो ये आपका सेंटीमीटर में ही आएगा बच्चे। ठीक है, तो सेंटीमीटर के जैसे ही दिखना चाहिए उसे। जब 10 की पावर -30 लगा दोगे तो आपका पिको में आएगा डायरेक्टली, चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं कितना आ रहा है। पहली बात तो 2 3 जा 6 काट लीजिए आप, है ना, फिर ये काट लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2.31 डिवाइडेड बाई 0.53, तो आपका 4.35 आ रहा है, 4.35 आ रहा है। साथ में आप पे यहाँ पे आप पे है 10 की पावर कितना, -23, ऊपर जाके -23 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हमने इधर भेजा 2 पॉइंट को, तो माइनस पावर बढ़ जाएगी। तो 435 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 23 पहले से है, 2 और दिए, तो अब आएगा 25, ठीक है। अब 25 के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ही जीरो देते हैं, ठीक है। एक ही जीरो दिया, एक ही जीरो देंगे तो ये जीरो इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, तो 43.5 आएगा आपका, और इंटू आपका 10 की पावर -24 आ जाएगा। पर यहाँ तो यही निकालना है, यहाँ पे कुछ वो थोड़ी करना है, ये यहाँ पे ए थोड़ी निकालना है, ऐसे लिख लो आप, कैसे भी लिख लो ना, ये है। अच्छा, ये जो आपका ए आया है, ये आपका किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आया। हाँ, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आप ही खुद करना, ठीक है। जो जो मुझे लग रहे हैं आप लोग करोगे या कर सकते हो, तो वो मैं लिख ले रहा हूँ आपके लिए, ऐसी है ना। बाकी मैंने शीट्स तो दी हैं आपको। कम पे क्वेश्चन है, यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट, यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास आपका 108 U है। आपको भी पता है सिल्वर होता है 108, पर उन्होंने आज दिया नहीं है ना। और डेंसिटी इसकी दे रखी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी उसकी है, ठीक है। अब बच्चों इसकी एज लेंथ दे रखी है आपको 409 पिकोमीटर। बच्चों आपको नेचर फाइंड करना है, नेचर मतलब z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये 1 आ गई तो सिंपल क्यूबिक होगा, 2 आ गई तो BCC होगा, 4 आ गई तो FCC होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आंसर मुझे मैसेज करना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, अगर मुझे पहली नज़र में ऐसा लगा कि आपसे हो जाएगा तो आप ही करना इसे, है ना। तो एन एलिमेंट हैज़ BCC लैटिस, एक एलिमेंट की BCC लैटिस है, एंड हैज़ मास 50, डेंसिटी 6.81, एज लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये भी आप कर लोगे, है ना, ये भी आप कर ही लोगे। आपको कैसे करना होगा, देखिए जेड आपको दे रखा है, BCC है तो 2, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, यस 50, रो आपको दे रखा है, यस 6.81, फॉर्मूले से आपका ए क्यूब आएगा, यस लेटर से ए क्यूब आपका अल्फ़ा आ गया, इन सबको वैल्यू फाइंड करके ए क्यूब अल्फ़ा आ गया। और अगर आप 10 की पावर -30 लगाओगे तो पिको में आएगा आंसर, नहीं लगाओगे तो सेंटीमीटर में आएगा। फिर आप ए के लिए क्या करोगे, इसका अल्फ़ा का क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, है ना। ये आप पे आनी चाहिए, है ना, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। मैं आपके लिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ कितनी कितनी वैल्यू आएगी, और मैं पिको में लिखता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आप पे वैल्यू आएगी 241.3 पिकोमीटर, दूसरी वैल्यू है 295.7 पिकोमीटर, तीसरी वैल्यू है, ए निकालना है ना आपको, तो तीसरी वैल्यू है 283.3 पिकोमीटर, चौथी वैल्यू है 289.6 पिकोमीटर, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना है कि आपका आंसर होगा। पिको में निकाल के देखिए, सेंटीमीटर में 10 की पावर -30 ना लगाइएगा तो आपका सेंटीमीटर में आएगा। फिर इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर खुद ब खुद पॉइंट अगर आप 2 इधर भेज दोगे तो आपका पिको में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको दिए हैं। अब एक जैसे हैं तो टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना, ये है। और टाइम क्यों, डेटा क्यों वेस्ट करना, डेटा सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, है ना, ये बात है। चलिए फिर अगर आपको ये लगता है तो आप ये क्वेश्चन भी करिए। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7 बाई 7 लिखते जाइए, जगह छोड़िए 8-9 लाइन की, और अब करिए।
डिटरमाइन द टाइप ऑफ लैटिस, टाइप आपको वही नेचर से पता चलता है, टाइप ऑफ लैटिस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एज लेंथ आपको दे रखी 268 पिकोमीटर, डेंसिटी आपको दे रखी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड आपको मास जो दे रखा है वो 56 दे रखा है, तो 56 आपको पता होना चाहिए आयरन का होता है, ठीक है। तो आपको बताना है नेचर क्या है, 2 आ गया अगर Z की वैल्यू तो BCC हो जाएगा, 4 आ जाएगी तो FCC हो जाएगा, ऐसे करना है ना। मुझे लग रहा है दूसरा क्वेश्चन भी आप ये कर लोगे कि आप पे क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है A, FCC में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दे रखा एज लेंथ कितनी है 408 पिकोमीटर है। और आज का जो पहला क्वेश्चन था वैसे ही है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि 208 ग्राम 208 ग्राम ऑफ A में इतने एटम्स हैं, 4.283 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स हैं, 4.283 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स हैं। तो आपको रो फाइंड करना है। अब ये आपके लिए केक वॉक होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने ऐसे ही करा था, मोल कंसेप्ट लगाना है, ये इसके बराबर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास 6 इंटू 10 की पावर 23, तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ गया, Z की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, रो आपको निकालना है, तो आप ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए फिर उसके बाद एक आप ये क्वेश्चन करना खुद, एक एलिमेंट है A, ठीक है, वो FCC लैटिस में है, एज लेंथ उसकी 404 पिकोमीटर है, डेंसिटी उसकी 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, आपको अब जब ये सारी चीज़ें हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आप निकाल लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन है ना, मेरे से वेरीफाई करा लेना आंसर क्या क्या है, ठीक है। क्या मैं ऑप्शन लिखूं? नहीं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये 3 क्वेश्चन करिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हम पे आज का क्वेश्चन दूसरा ये है कि कॉपर जो है, कॉपर Cu वो क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC में, ठीक है। FCC में क्रिस्टलाइज करने के बाद उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी 8.930 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 8.930 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। रेडियस आपको फाइंड करना है, रेडियस तभी निकलेगा जब एज लेंथ निकले। कॉपर का मास दे रखा है आपको 63.55, ठीक है। चलिए इसे करिए, पॉज करके एक बार करिए। वेलकम बैक। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉपर है FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें दे रखा डेंसिटी कितनी है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस तब तक नहीं निकलेगा जब तक एज लेंथ ना निकले। FCC में रिलेशन आपको याद होनी चाहिए क्या है, रेडियस और एज लेंथ के बीच की, और एज लेंथ तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप वॉल्यूम ना निकालें, ठीक है। तो हमें वैसे ही करना है इसे, और कुछ चीज़ें इसमें दे रखी नहीं, इनमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वैसे दी है पर यूज़ नहीं करेंगे। तो एक तो पहली बात है FCC है तो Z की वैल्यू 4 होगी, डेंसिटी आपका हो गया 8.930, चलिए मॉलिक्यूलर मास आपका हो गया 63.55, ये हो गया ना। इसके बाद आपको डेंसिटी का अगर फार्मूला पता हो तो वो होता है Z इंटू एम अपॉन E क्यूब इंटू एन ए। चलिए हम 10 की पावर -30 नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे तो जनरली आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। लगा दोगे तो पिकोमीटर क्यूब में आएगा, तो A क्यूब ऊपर गया, Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए हो गया। तो अगर ऐसा होता तो A की वैल्यू क्या होती, A की वैल्यू होती Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए का क्यूब रूट, ये हम पे वैल्यू होती। चलिए वैल्यू डालते हैं और देखते हैं A कितना आ रहा है।
तो ए आपका z की वैल्यू आपकी हुई 4, मॉलिक्यूलर मास आपका है 63.55, डेंसिटी आपकी है 8.930 और एवोगाड्रो नंबर आप पे 6.023 इंटू 10⁻23 है। और इसका आप लोग क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो टेक योर टाइम, करो आप इसे। मैं सीधा वैल्यू लिखता हूँ ए की, ठीक है। पहले मैं ए क्यूब बताऊँगा आपको कितना आ रहा है अंदर वाला, फिर उसका रूट बताऊँगा। तो ए क्यूब आपका सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपने अभी तक चेंज नहीं करा ना, तो कुछ बेटा ऐसा आ रहा है। ए क्यूब आपका आ रहा है 47, ओके, 47.22 इंटू 10⁻⁻24, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है ना। हमेशा देखो ज़्यादातर 24 ही आ रहा है या 27 आएगा, 9 आ सकता है। तो देखिए क्या है, 47.22 इंटू 10⁻⁻24 ये आप पे है। तो आपकी ए की वैल्यू क्या हुई, एक तो जनरली आपको 47.22 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद 10⁻⁻24 जो है आपका, उसका भी आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो ए आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। -24 का क्यूब रूट तो 8 होगा, और 47 किसका होता है, 47 किस चीज़ का होगा, 47 5 का नहीं, 4 का 64 होता है, 3 का 27 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग ही आ रहा होगा ये, यस 3.614 आ रहा है। तो ए की वैल्यू आपकी आई 3.614 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ से कितना आएगा, -8 आएगा। ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। अब जनरली आप इसे सेंटीमीटर में रहने दो या पिको में चेंज करिए, तो पिको के लिए कम से कम 12 चाहिए, तो 3 तो यहीं से आ गए, तो ये बना 3614 इंटू 10 की पावर, देखिए -8 है, 3 जीरो आपने और लिए, तो 8 और 3 कितना होगा, 11 होगा, तो 10 की पावर -11 सेंटीमीटर आ गया। चलिए एक अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ, अच्छा आपको पॉइंट का खेल नहीं खेलना, पॉइंट का खेल खेलना है, चलो कोई नहीं, 10 से डिवाइड कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 3614 इंटू 10 की पावर -11, हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना, कभी अगर थोड़ी दिक्कत हो, है ना। तो जनरली फिर ये आपकी वैल्यू कितनी आई, अच्छा पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, है ना, तब ज़्यादा आसान होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 3614 इंटू 10 की पावर -2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में चेंज होगा, -11 पहले से है, -2 इसमें और जोड़ो, तो 10 की पावर -13 आपका किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब एक काम करिए, एक 10 उधार लीजिए इससे, तो जैसे ही उल्टा आपने सोचा था ना, जब पॉइंट यहाँ जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है, जब पॉइंट गायब होते हैं तो पावर बढ़ जाती है। अब अगर मैं पावर कम कर दूँ तो पॉइंट ही बढ़ेगा ना। तो हुआ क्या, अभी तो देखो चारों में ही कोई पॉइंट नहीं है, मैं एक पावर कम कर दूँ, 10 की पावर -12 बना दूँ, तो होगा क्या, 10 की पावर -12 बना दोगे तो यहाँ एक पॉइंट जुड़ जाएगा, तो आप पे आएगा 361.4। जरा उल्टा सोचो, ये पॉइंट हटा दिया तो -13 ही तो होगा। अब ये 10 की पावर -12 मीटर क्या होता है, पिकोमीटर होता है, तो बेटा जर्नली आपका आंसर आ गया 361.4 पिकोमीटर। ये आपकी ए की वैल्यू आई। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको यहाँ रेडियस निकालना है, तो आपको रिलेशन याद होनी चाहिए। रिलेशन क्या थी, रिलेशन ये थी कि एफसीसी में जो 4r होगा वो फेस डायगनल के बराबर होगा, फेस डायगनल होता है √2a, तो आपकी r की वैल्यू आई √2/4a, √2 आपका 1.414 4 ऐसी, और a की वैल्यू आपकी ये रही 361.4। करते हैं इसे, चलो फिर अब कितना है ये आप पे है 361.4 इंटू 1.414 यस डिवाइडेड बाई 4, बेटा आपका 127.75 आ रहा है आपका पिकोमीटर में, है ना, पिको में ही था तो पिको में ही आया, तो 127.75 आपका आंसर आ रहा है। यस यही आंसर है। अब आप एक क्वेश्चन खुद करना है ना, ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन खुद करना, वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसे खुद करना आप लोग। तो जो आपने खुद करना है उसमें क्या है, गोल्ड है कॉपर की जगह, गोल्ड है कॉपर की जगह,
और डेंसिटी जो आपकी है वो 19.3 है, 19.3। ओके, एंड रेडियस ही आपको निकालना है। एटॉमिक मास दे रखा है गोल्ड का 197, आपको रेडियस ही निकालना है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसे करना। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, इसे खुद करना। चलिए जो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे उनको ही मैं बढ़ाता हूँ और आप ये मुझे बताना इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आई। ठीक है, एक BCC एलिमेंट है, मतलब वो BCC लैटिस में है, उसकी एज लेंथ जो है 352 पिकोमीटर दे रखी है, तो आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है किसी एलिमेंट का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, Z की वैल्यू 1 होगी और डेंसिटी इसकी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। साथ में इन्होंने ये बोला कि अगर इस ही एलिमेंट का 200 ग्राम, अगर इस एलिमेंट का 200 ग्राम आपका 24 × 10 की पावर 23 एटम्स कंटेन करता है, कितने, 24 × 10 की पावर 23 एटम्स कंटेन करता है, तो बच्चे आपको A की वैल्यू निकालनी है एज लेंथ की। ठीक है, ये आप वैल्यू निकालना। चलिए फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको करना होगा। चलिए बस इतना ही करना है आप लोग। देख लेता हूँ अगर एक दो क्वेश्चन और मिल जाए। नहीं, ये मैं करा लूँगा। ये हमने करा है, टाइप वाला भी हो गया। नहीं बस हो गया। ठीक है, चलो आपको एक करना है तो अलग कर लेना कि नहीं, बस ये मैं करा दूँगा। चलो इतने ही करने हैं आपको 3। अब कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं। एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज BCC लैटिस, एक एलिमेंट BCC लैटिस में है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है BCC लैटिस में। आपको एज लेंथ दे रखी 288 पिकोमीटर, ओके, और डेंसिटी दे रखी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर देयर इन 100 grams, how many atoms are and unit cell are there in 100 grams। ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा है पहले, इसके मिलता जुलता। यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, Z से डिवाइड करते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ यूनिट सेल निकालने के लिए एटम्स को Z से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट सेल पता हो जाता है। पर आज हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और कुछ तो नहीं है ना, नहीं बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें दे क्या क्या रखा है। तो पहले तो हमें पता है BCC है, तो BCC में Z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एज लेंथ आपको दे रखी 288 पिकोमीटर, ओके। डेंसिटी आपको दे रखी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। ठीक है,
और मॉलिक्यूलर मास में जैसे मोल कंसेप्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा 100 ग्राम में कितने यूनिट सेल होने वाले हैं। तो जल्दी से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो रो होता है आपका Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब देखिए पिको में है और हमें मॉलिक्यूलर मास ग्राम में निकालना है, तो पिकोमीटर में नहीं रहने दे सकते, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि देखिए डेंसिटी भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो पिको को पिको में नहीं रख सकते, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें फैक्टर क्या लगाना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 30 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी और जो मास आपको निकालना है वो ग्राम में निकालना है, और जबकि ये पिको में दे रखा है तो आपको फैक्टर लगाना पड़ेगा ताकि ये भी सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाए। अब देखिए हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m क्या आएगा, रो के साथ a क्यूब गया, na गया, 10 की पावर माइनस 30 गया, और नीचे आपका कितना आया, z आया, ये आ गया। ठीक है, अब काम करते हैं, यहीं पे अगर आप चाहें तो मैं इसे कर भी सकता हूँ यहीं पे, ये तो आप वैसा कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। वही मूल कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है, आपको ये पता है कि किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास जो कि m है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। इस 6 इंटू 10 की पावर 23 को ही हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। ठीक है, Na लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे फिर 100 ग्राम में कितने होंगे, तो लेटस से x होंगे, लेटस से कितने होंगे, x होंगे। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ आप ये x ही तो आपको फाइंड करना है कि कितने एटम्स होंगे 100 ग्राम में, तो वो हमने x मान लिए, है ना। तो अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m के साथ x आया, m के साथ मल्टीप्लाई होकर x आया, और ये जो चीज़ है मतलब जो Na है तो Na के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 आया। सही है ना, इसी चीज़ को Na बोलते हैं। तो Na के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 आया और m के साथ मल्टीप्लाई होकर x आया। अब अगर आपको इतनी चीज़ें पता चल गई तो आप m की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आई, तो m की वैल्यू आई Na इंटू 100 और अपॉन में कितना बच्चे x। अगर ये सीधा आप वहाँ डाल दें तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। पहले भी आप ऐसा कर सकते थे, आज मौका हो गया, दस्तूर हो गया, तो आज वैसे ही करेंगे, है ना। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए जितना छोटा हम अपनी तरफ से कर पाएँ उतना कर रहे हैं। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो m की वैल्यू आई Na इंटू कितना 100 अपॉन में कितना x, ये आ गई। और m अगर ये आ गया तो ये तो चल ही रहा है, रो इंटू ए क्यूब इंटू कितना Na इंटू कितना 10 की पावर माइनस 30 और अपॉन कितना z। बस यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि बड़ी कैलकुलेशन वाला Na कट जाएगा। अब अगर आपको x चाहिए तो x भी आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे, z के साथ पहले 100 को भेजो तो 100z हो गया, सही है। z के साथ पहले 100 को भेजा तो 100z हो जाएगा, और फिर x इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, x मल्टीप्लाई होगा रो के साथ, a क्यूब के साथ और 10 की पावर माइनस 30 के साथ। तो होगा क्या बच्चों, x हमें चाहिए ना, तो इस रो a क्यूब और 10 की पावर माइनस 30 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे। तो रो a क्यूब और 10 की पावर माइनस 30 गया नीचे। अब आप इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये तो बता रहे हैं कितनी आ रही है, आप लोग चेक करना कि x की वैल्यू क्या इतनी आ रही है, 11.632 इंटू 10 की पावर 23 इतनी आ रही है। तो देखो है क्या इतना सही, मैं देखूँ एक बार, चलो देख लेते हैं कितना है आप पे। 100 इंटू जेड की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, 200 आ गया। डिवाइड करिए आप रो से, रो आपकी कितनी है 7.2 है, ओके। फिर आप डिवाइड करिए ए क्यूब से, यस आ रहा है, यही आ रहा है, सही है। तो इसके बाद देखिए x आ गया आप पे, x क्या है तो आपको पता चल गया कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में जितने एटम्स होंगे वो आपका x हो जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आपको आज भी बता दूं, जैसे आपको किसी गिवन मास में यूनिट सेल निकालना होता है तो आप z से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप किससे डिवाइड करते हैं, z से डिवाइड करते हैं।
हालांकि यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट टाइप का ही लगता है। कैसे? आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास का यूज़ करके ये आया, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हैं वो कैसे निकलेंगे, कि नंबर ऑफ़ एटम्स हम देख लें, नंबर ऑफ़ एटम्स हम देख लें और अपॉन कर लें जेड से, तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट सेल्स आ जाते हैं, है ना। जेड चेंज होता रहेगा, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा और एफसीसी के लिए 4 होगा। नंबर ऑफ़ एटम्स 100 ग्राम में कितने हैं? इतने हैं। हमें 100 ग्राम में तो यूनिट सेल पता करना है, तो नंबर ऑफ़ एटम 100 ग्राम में कितने हैं? 11.632 इंटू 10 की पावर 23 है और z की वैल्यू आपकी बीसीसी के लिए होती है 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे 16 आएगा। तो आप पे इतने यूनिट सेल्स होंगे। 100 ग्राम बहुत बड़ी चीज़ है, एटम्स के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये यूनिट सेल के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपका इतना आंसर आएगा 5.816 इंटू 10 की पावर 23। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इनको आप ठीक से करिए। देख लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नियरेस्ट पास के नियरेस्ट नेबरिंग सिल्वर मतलब एजी एटम्स आर 2.87 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट, इतना आपको बोला है। व्हाट इज़ द डेंसिटी, और आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 108 और आपको बोला हुआ है एफसीसी सिल्वर क्रिस्टलाइज करेगा या सिल्वर एफसीसी में क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, नियरेस्ट नेबरिंग सिल्वर एटम्स, ये डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स है ना, डी है ये, डी आपको दे रखा है 2.87 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब अगर आपको याद होगा कि इन्होंने अगर ये बोला, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, डी आपको दे रखा है, एफसीसी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, डेंसिटी हमें निकालना है। तो डेंसिटी के लिए ए पता होना चाहिए, तो ए देखिए कैसे निकलेगा। आपको पता है एफसीसी में 4r जो होता है फेस डायगोनल के बराबर होता है √2a, ओके, एंड 4r को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2r, ये आपका आ गया √2a के बराबर। 2r ही आपका d होता है, आपको पता है 2r ही आपका क्या होता है, d होता है। 2r को हम d मानते हैं, तो 2d बराबर आया √2a के, ठीक है। तो √2 इसे कितने बार काटेगा, √2 टाइम्स, तो √2d कितने के बराबर आ गया, a के, और d, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, √2d है। तो a की वैल्यू क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ d, d इज़ 2.87 इंटू 10⁻⁻10, यह है आपकी a की वैल्यू। a की वैल्यू मैं रिपीट कर दूं कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ 2.87 इंटू 10 की पावर -10। √2 की पूरी वैल्यू लेते हैं क्योंकि तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो 1.414 ली और 2.87 मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आ रहा है 4.05 इंटू 10 की पावर -10। और बच्चे अगर ये आपका मीटर में है तो ये भी आपके किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से मीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, हालांकि मीटर में आप रखना मत। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 की पावर -+2 लगाओगे आप, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, -10 और 2 हो गया 8, तो 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब सेंटीमीटर में ही रहने दो, सही रहेगा, फिर फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा आपको 10 की पावर -30, ठीक है।
ये इसको इसमें रहने दो और आप डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है जेड। जेड आपको एफसीसी के लिए पता है 4 होता है, तो 4 इंटू मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास इज़ 108 अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। और 10 की पावर -30 आज मत लगाना, वो कब लगाते हैं जब पिको में होता है, आज हम सेंटीमीटर में खुद कर रहे हैं। तो 4.05 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब जो होगा, इसका क्या होगा, क्यूब जो होगा 4.05 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब जो होगा वो खुद ही आपका ए क्यूब हो गया पूरा। और आपको फिर एवोगाड्रो नंबर मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई करना है। इसे आप ऐसा करिए, 4 का क्यूब होगा 64, 4 ऊपर है 64 नीचे है, तो 16 बचेगा। और 16 कितने जब 108 होता है पता है आपको, 16 8 जो होता है ना, 8/6 आ गया। 8/6 मतलब 4/3, 4/3 मतलब कितना, 4/3 हो गया 1.33, और यहाँ से आया -24 और ये 23 तो माइनस वो, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो ज़रा देखते हैं इसका आंसर कितना है। हाँ लगभग इनका आंसर 11 के लगभग है। हाँ तो वही कैलकुलेशन का वो है, तो लगभग आप अपना आंसर देख लेना, आपका 11 से 13 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। हाँ 11 या 13 के बीच में आना चाहिए, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ये मेंटल मैथमेटिक्स जो अभी मैंने करी थी, ये आपकी ऑप्शन हो अगर आप पे ऑब्जेक्टिव तो बहुत काम की आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। ऐसे इनको भी करना है। एक मिनट, मैं इंक भर दूँ ज़रा, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये भी हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर मैं आपको एक लॉ पढ़ाता हूँ ब्रैग्स लॉ, और उस पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं। वैसे ब्रैग्स लॉ आपका फिज़िक्स में यूनिट 7 है, डुअल नेचर एंड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें है आपका। तो ब्रैग्स लॉ का बस यहाँ फार्मूला बता दूंगा और कुछ नहीं। तो आप पे क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए मास दे रखा 100, हैज़ एज लेंथ 400 पिकोमीटर। एक तो आपको डेंसिटी निकालनी है, दूसरा नंबर ऑफ़ यूनिट सेल निकालने हैं 10 ग्राम में। तो ये अभी करा था, देखो जो हमने अभी क्वेश्चन करा उससे पहले देखा था 10 ग्राम का कैसे निकलेगा यूनिट सेल ना। तो आपको पहले सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, और कुछ दे रखा है इन्होंने, हाँ बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, बीसीसी है। तो जनरली आपको करना क्या पड़ेगा, देखो मास दे रखा, यस, ए दे रखा, यस, जेड दे रखा, यस। तो मास ए और आपको जेड दे दिया, तो आप रो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका मॉलिकुलर मास है ना, और ये 10 ग्राम गिवन है। अब आपको क्या बताने हैं, यूनिट सेल बनाने हैं 10 ग्राम में। तो यूनिट सेल के लिए पहले एटम्स निकालोगे। लेटस से तुम्हारी डेंसिटी 5 आ गई, तो तुम ये बोलोगे कि जो 100 मॉलिकुलर मास है उसमें 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। तो 10 ग्राम में कितने होंगे, तो 10 आपसे निकाला जा ही सकता है। अब जितने भी एटम्स आ गए उसे Z से डिवाइड कर लेना, जो कि आज 2 है, क्योंकि BCC है, तो आपके यूनिट सेल आ जाएंगे। पुराना क्वेश्चन एक बार रेफ़र करना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे मेन न्यूमेरिकल ख़त्म होते हुए, ठीक है। अब जरा मैं आपको ब्रैग्स लॉ बता दूँ, तो ब्रैग्स लॉ था क्या, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ बताऊँगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रैग्स लॉ था क्या, ज़रा वो देख लेते हैं एक बार। यस, देखिए ब्रैग्स लॉ था क्या, ब्रैग्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे जैसे एक क्रिस्टल लिया, हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रैग्स लॉ की,
ब्रैग्स लॉ ज़्यादा तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रैग्स लॉ मेनली हमें यूनिट 7 फिज़िक्स में पढ़ना है, डुअल नेचर में। तो जैसे ही मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ये यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ये लेटर से ये निकल का क्रिस्टल है, ठीक है। ये ब्रैग्स ने क्या करा, ब्रैग्स ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स फायर करे। क्या फायर करे? इलेक्ट्रॉन्स फायर करे, या आप कैथोड रे समझ सकते हो, कैथोड रे फायर करी, ठीक है। हुआ क्या, जब वो इसके प्लेन से टकराए, जब इलेक्ट्रॉन निकेल के प्लेन से टकराए तो वो डिफ्लेक्ट हो गए, या हमने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक है। और वो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थीटा एंगल, ठीक है। तो ब्रैग्स लॉ ने यहाँ से एक फार्मूला बनाया। जनरली उसने स्कैटरिंग एंगल के बेस पे, ये जो स्कैटरिंग एंगल है इसके बेस पे एक फार्मूला बनाया जो क्या बताता है, जो हमें बताता है कि कितना एंगल स्केटर्ड हुआ होगा, या बहुत सी चीज़ें ऐसी 2-3 चीज़ें आएंगी उसमें, तो वो पता लगा सकते हैं मुझसे, है ना। तो ब्रैग्स लॉ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा यहाँ, इतना बता पाऊँगा कि इसका फार्मूला कितना है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा के है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। जनरली n की वैल्यू 1 होती है। n बताता है, जनरली आप समझ लीजिए, n बताता है नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड, जितने बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा। इसे प्रिंसिपल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मिनिमा भी कहते हैं। तो जब ऑप्टिक्स आ जाएगी आपकी वेव, तब आप समझ जाओगे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। अभी के लिए ये समझो कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है। और जनरली जो भी न्यूमेरिकल्स या जो भी आपका 12th का सिलेबस है, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इतनी है कि एक ही बार कोलाइड करेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, लैम्डा आपको पता ही है वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। थीटा आपको पता ही है, थीटा आपका स्केटरिंग एंगल है। डी क्या है? डी बच्चों क्या है, जैसे प्लेन है ना, तो ग्रेफाइट के जैसे आपने शीट देखी होगी, तो ये एक क्रिस्टल का मैंने एक ही पार्ट लिया है, ऐसे बहुत सारे पार्ट जुड़े होंगे। जैसे एक पार्ट यहाँ भी हो सकता है ऐसे ऐसे, ये फिर एक पार्ट ऐसे हो सकता है, जैसे पत्थर की लेयर होती है ना बहुत सारी, वो है। तो डी को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिंग। इंटर स्पेसिंग मतलब स्पेस कितना है बीच में, इंटर स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल शीट्स, क्रिस्टल की शीट्स के बीच में कितना स्पेस है, उसे हम बोलते हैं डी। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा आपका ब्रैग्स लॉ होता है, ठीक है। ये आप समझ लेना। अब इसका न्यूमेरिकल करें।